Hello everyone. So today we are going to study about ECG, the most awaited lecture that I want to deliver. इस लेक्चर में एवरीथिंग रिगार्डिंग ECG मैं आपको बताऊंगी एंड इस लेक्चर के खत्म होने के बाद ईच एंड एवरी मेडिकल स्टूडेंट विल बी एट अ पॉइंट एट अ पोजीशन कि वो कोई भी ECG की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकता है और उसका डायग्नोसिस बना सकता है. So without wasting much of my time and yours, let's start. So ECG. What is ECG? Graphical record of electrical activity of the heart from the body. ये एक जियोग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो भी आपकी हार्ट की एक्टिविटी होती है उसके बारे में. तो सबसे पहले विलियम एंथोवन थे. ही वाज द फर्स्ट हु रिकॉर्डेड द ईसीजी इन 1905. इन्होंने 3 बाइपोलर लीड्स क्रिएट किया था. कैसे? लेट्स सी. ये हमारा लेफ्ट आर्म है, ये हमारा राइट आर्म है और ये लेफ्ट लेग है. ठीक है, बाइपोलर लीड्स बनाया. तो फर्स्ट लीड इन्होंने बनाया फ्रॉम राइट आर्म टू द लेफ्ट आर्म, जिसमें राइट वाज द नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव था. ठीक. सेकेंड लीड वाज फ्रॉम राइट आर्म टू द लेफ्ट लेग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और ये लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट लेग, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये इन्होंने बाइपोलर लीड्स क्रिएट किए थे. द फर्स्ट राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट आर्म positive. The second lead, right arm negative, left leg positive, and third was left arm negative and left leg positive. Now Enthoven का equation एक था कि the second lead का जो भी आएगा that is equal to the first and the third one. जो भी potential record second का आएगा that is equal to the first potential plus the third potential. So the potential record of the second lead is equal to the potential record of the first and the third lead. जब आप कोई भी ECG रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आप क्या देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट लीड है, ये सेकंड लीड है और ये थर्ड लीड है. अब जो फर्स्ट लीड है उसका ये ग्राफ है, सेकंड लीड का ये ग्राफ एंड थर्ड लीड का ये ग्राफ. अब हर एक किसी चीज को मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट द लीड 2. जो लीड 2 दैट इज द सम टोटल ऑफ लीड फर्स्ट एंड लीड थर्ड. ठीक है. So all ECG lead 2 is given at the bottom of ECG. Why? For easy diagnosis, just by looking at the long lead 2. ठीक है. बट एंथोवन ने क्रिएट तो किया बाइपोलर लीड, बट देन टू अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वी वांट द पोटेंशियल एट वन पॉइंट. अब वन पॉइंट के लिए हमें यूनिपोलर लीड चाहिए. तो उसको क्रिएट किया था एमेनुअल गोल्डबर्गर ने. Goldberger, what he did, he augmented the unipolar limb lead. Augmented the unipolar limb lead by creating VR, VL, and VF. Augmented it, why? By how? By increasing the amplitude, and so we placed A as a prefix in front of these three. So AVR, AVL, and AVF. The right arm, left arm, and the left leg. ठीक है. So अब हमारे पास टोटल कितनी लीड्स हो गई हैं? अभी एंथोवन ने 3 बाइपोलर लीड दी थी, गोल्डबर्गर ने 3 यूनिपोलर लीड दी है. तो हमारे पास 6 लिम्ब लीड्स हो गई हैं, तो 3 बाइपोलर एंड 3 यूनिपोलर. ठीक है. तो AVR प्लेस्ड एट द राइट आर्म, देन AVL at the left, and AVF is present at the left limb. ठीक है. बट दीज leads were not going anterior posterior view of the heart. ये तो हाथों पे ही थे केवल. अब इससे हमें anterior posterior view नहीं मिल रहा था. तो Frank Wilson, he was the one who added 6 chest lead. Now बहुत अब ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा. 6 chest leads were added by Frank Wilson. ये बहुत मेन है. कैसे ऐड किया गया अब ये देखिए. सी, सबसे पहले मेन्यूब्रिम है. मेन्यूब्रिम के से जब नीचे आते हैं तो बाय काउंटिंग द रिब्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में ये जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है यहाँ पे V1 लगता है. ठीक है. स्टर्नम के जस्ट इस साइड द सेम पोजीशन, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में V2 लगेगा. ठीक है. फिर V4. अब क्लैविकल को आप टच करो, अपने क्लैविकल को टच करो, उसके मिड पॉइंट पे जाओगे, दैट इज कॉल्ड एज मिड क्लैविकुलर लाइन. वहां पे V4 प्लेस होगा. V2 और V4 के बीच में V3 प्लेस होगा. अब अपने एक्सिलर पोजीशन पे, एक्सिला जहाँ पे होता है वहां पे देखो. एक्सिला से आप जब नीचे जाओगे मिड एक्सिलरी लाइन पे, वहां पे आप V6 प्लेस करोगे. ठीक है. V1, V2, V3, V4 एंड V6 आपने प्लेस कर दिया. अब V4 और V6 के बीच में जो पॉइंट बच रहा है, जो स्पेस बच रहा है, वहां V5 आप प्लेस करोगे. तो फ्रैंक विल्सन ने हमें 6 चेस्ट लीड्स दी, जिसका पोजीशन मैंने भी आपको बताया. मेन्यूब्रेम से नीचे आएंगे, काउंट करते करते आप V4 और V5 के बीच में जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां V1 प्लेस करोगे. V2 सेम,
स्टर्नम के इस साइड, देन मिड क्लैविकुलर लाइन पे V4 प्लेस करोगे एंड V2 और V4 के बीच में V3 प्लेस करोगे, मिड एक्सिलरी लाइन पे V6 प्लेस करोगे और V4 और V6 के बीच में V5 प्लेस करोगे। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी भी है दैट V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द राइट स्टर्नम बॉर्डर, V2 fourth intercostal space at the left sternal border, V3 between V2 and V3, V4 at the apex of heart at the midclavicular line at the fifth intercostal space, V5 anterior axillary line and V6 at the mid axillary line. अब ये जो 6 लीड्स हैं इनको एक नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज प्रीकॉर्डियल लीड। प्रीकॉर्डियल लीड्स क्यों कहा गया है? बिकॉज हमारा जो हार्ट है, जो इंटीरियर चेस्ट वॉल है दैट ओवरलाइज द हार्ट, ये हार्ट है और उसके ऊपर इंटीरियर चेस्ट वॉल आ रहा है। पोजीशन को या उस स्पेस को हम लोग प्रीकॉर्डियम कहते हैं और उस प्रीकॉर्डियम पे आप लीड्स को प्लेस कर रहे हो तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रीकॉर्डियल लीड्स। सो बिकॉज द इंटीरियर चेस्ट वॉल दैट ओवरलाइज द हार्ट इज नोन एज प्रीकॉर्डियम। अब तो हमने इंटीरियर का तो बता दिया, ठीक है, आपने इंटीरियर का बता दिया, आपने लिम्ब लीड्स बता दिए, अब पोस्टीरियर का भी कुछ होना चाहिए। तो पोस्टीरियर के लिए ये चार्ट है, ये चार्ट आप थोरोली याद कर लो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, like first lateral, second inferior, third inferior, AVR lateral, AVF inferior, V1 septal, V2 septal, V3 anterior, V4 anterior, V5 lateral and V6 lateral। if सपोज कोई क्वेश्चन है, AIP GET का कोई क्वेश्चन हो गया या नीट पीजी का कोई क्वेश्चन हो गया, उसमें कोई पूछ रहा है इंफीरियर वॉल MI में कौन कौन सी लीड्स होंगी, इससे पता करोगे। तो इंफीरियर वॉल MI की बात है तो उसके लिए यहाँ पे मेनली 3 लीड्स होंगी, सेकेंड इंफीरियर, लीड 2, लीड 3 एंड लीड AVF। ठीक है, तो ये तीनों हो गई आपकी कौन सी? इंफीरियर वॉल MI, सेकेंड, थर्ड एंड AVF। सेप्टल वॉल MI, अगर सेप्टल वॉल MI का पूछ रहा है तो 2 लीड्स हैं, V1 एंड V2 सेप्टल। और अगर लैटरल वॉल MI पूछ रहा है तो फर्स्ट AVR, देन V5 एंड V6। तो ये तो याद करने वाली चीज है। फिर अब मैं बात कर रही हूँ वेव्स ऑफ ECG ना। वेव्स ऑफ ECG में जो कि आप लोग NCERTs में भी पढ़ते आए हो, सबसे पहले आता है P wave, then comes your Q, R, S and then T wave। ठीक, अब P wave is what it symbolizes? It symbolizes the depolarization of arteries, arterial depolarization, means contraction होगा artery का, arterium का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका ये QRS complex जो कि ventricular depolarization होता है and then this T represents the ventricular repolarization, that is relaxation, contraction and this में relaxation। अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर आर्टरी का आपने डिपोलराइजेशन यहाँ किया, फिर वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन किया यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन किया। तो आर्टरी का रिपोलराइजेशन कहाँ पे होगा? तो दैट इज क्यूआरएस में ही होता है बट वो हिडन होता है। ठीक है, सो पी वेव इट रिप्रेजेंट्स द एटीरियल डिपोलराइजेशन दैट इज कंट्रैक्शन, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दैट इज रिलैक्सेशन and arterial repolarization is hidden behind the QRS complex, hence not seen in ECG। अब कुछ केसेस में यहाँ टी वेव के बाद यहाँ पे यू वेव भी आ जाता है। तो यू वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स और प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स, कुछ केसेस में ECG में आपको यू वेव देखने को मिल सकता है ना। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सबसे पहले इम्पल्स कैसे कैसे आते हैं, एसए नोड में आता है, फिर एसए नोड से एवी नोड में आता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये बताने चाह रही हूँ कि जो ये डिफ्लेक्शन है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन या ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये अपवर्ड अपवर्ड ही क्यों है और ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड ही क्यों है, उसका रीजन मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, वो ये होता है कि जब हम ऐसे नोड से एवी नोड में जाते हैं, फिर एवी नोड से ये सबसे पहले जाएगा लेफ्ट बंडल ब्रांच के पास, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच में जाता है वाया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। अब ये जो जब लेफ्ट से राइट में जाता है, तो लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो कम टू दिस लीड वाले, जो है हमारा लीड वाला कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट में जाना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, सो नेगेटिव, सो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पे हमें ग्राफ में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है क्यू वेव का, वो किस वजह से मिल रहा है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है वाया इंटरसेप्टर, वाया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, so it gives a downward deflection of Q wave। Now in ECG upward deflection तब आता है only when the current flows towards the positive, जब पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। अब जब यहाँ पे ये आ गया है तो ये तो Q wave हो गया। अब फिर जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्योंकि अब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट में आ गया, अब राइट से तो वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो जब ये वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट से नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव आर वेव प्रोड्यूस करेगा। लेट मी शो यू।
आफ्टर दिस इम्पल्स, क्यू वेव के बाद इम्पल्स ट्रैवल्स डाउनवर्ड, इट प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव आर वेव। तो पॉजिटिव आर वेव हुआ क्योंकि वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा इम्पल्स, तो इसलिए पॉजिटिव आया। एंड व्हेन द बेस स्टार्ट्स टू डीपोलराइज, वी गेट द एस वेव, द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। एंड एट द एंड ऑफ द एस वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट एंड वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाती हैं। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है एस एस वेव पे, जो पॉइंट है द एंड ऑफ एस वेव इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको जी पॉइंट भी कह सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर इसको हम जे पॉइंट भी कह सकते हैं। और उसके बाद एस से लेकर टी तक जो बनेगा, ठीक है, ये एस था, यहाँ पे एस था, यहाँ टी था, तो एस से लेकर जो टी बनेगा इसको आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मैं बताऊंगी, ऐसे नोड से एवी नोड पे आए, एवी नोड से लेफ्ट बंडल ब्रांच में आते हैं, और लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच में जा रहे हैं। तो जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा वेव बनता है, क्यू वेव बनता है, जिसकी वजह से जो क्यूब में है, क्यू वेव में हमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। फिर यहाँ से क्या होता है, जो इम्पल्स है वो राइट बंडल से नीचे की तरफ जाने लगता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव है यहाँ पे, इस वजह से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो क्यू जब नीचे में रहता है, नीचे की तरफ आता है लाइक दिस, और फिर आर ऊपर की तरफ जाता है। सो आर में क्यों आता है, ये वो डाउनवर्ड जाता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना, इस वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलता है। सेम विद द एस वेव आल्सो, व्हेन द एस स्टार्ट्स, व्हेन द बेस स्टार्ट्स टू डिपोलराइज, वी गेट द एस वेव, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द एस वेव व्हाट हैपेंस कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाती हैं, और एट द एंड ऑफ एस वेव उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जे पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, और एस से लेकर टी तक जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट्स कहते हैं। Now between these points all the cells are in depolarized state and they are equipotential, and then the repolarization begin with the start of E wave. अब मैं बताऊंगी how you can calculate the heart rate, heart rate कैसे calculate करते हैं। तो for calculating the heart rate what you have to do कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखो, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, one formula is this, another formula is this, either you apply this formula or this one। तो एक तो है 300 upon number of large squares between the two consecutive R waves, 300 by number of large square and between the two consecutive R। तो R कहाँ पे है ये पहले चेक करो, ठीक है। So this is your P, this is Q and this R, one R is here, R1 ले लो, other R is here, R2, ठीक है। What I said, the formula is 300 by number of the large square। So large squares कितने हैं, 1 and 2, दो large square हैं, ठीक है। So 300 by 2 that will come as 150 BPM। ठीक, एक ही फॉर्मूला हो गया। The second formula says 1500 by number of the small squares between the two consecutive R waves। So number of the small squares यहाँ पे देखो कितने हैं, let me take another color। So number of the small squares कितने हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 5 इधर and 5 इधर, how much it will be 10। So 1500 by 10 again comes 150 BPM। तो इतना तो शायद समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। और हर एक ईसीजी की रिपोर्ट जब आप देखोगे ये चीज हमेशा मेंशन रहेगी, स्पीड 25 mm पर सेकेंड, बहुत नेसेसरी है। ये बताता है कि जो आपका ग्राफ आया है, ईसीजी की रिपोर्ट जो आई है वो सही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये चीज देखिए, जो एक स्मॉल, आपको ये स्मॉल ब्लॉक दिख रहा है, इस एक की स्पीड 0.04 सेकेंड होगी या फिर 40 मिली सेकेंड, ठीक है। सो ये तो अब एक में तो, इस एक ब्लॉक में तो ऐसे ऐसे करके 10 रहते हैं, 1 2 3 4 5, 10 रहेंगे तो 5 इंटू 0.004 दैट विल कम हेयर एज हाउ मच, 0.02 सेकेंड और 200 मिली सेकेंड, ठीक है। इस समझ में आ गया ना। इंटरवल्स में, इंटरवल्स की बात करें तो पी आर इंटरवल पी से स्टार्ट होगा एंड क्यू आर एस में आर तक जाएगा, मतलब क्यू आर एस तक जाएगा। इसमें दो चीजें आएंगी, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब नॉर्मली पी और आर इंटरवल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर्स मिलेंगे। सो पी इज हेयर, ठीक है, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो पी आर, तो क्यू और इसके बीच में हमें 1 2 3 4, कुछ में 3 मिलेगा, कुछ में 4 मिलेगा, कुछ में
5 भी मिल सकता है। तो अप्रॉक्सिमेटली 0.16 सेकंड्स या 160 मिलीसेकंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर क्यूआरएस इंटरवल में क्यूआरएस इंटरवल जब देखेंगे, सो दिस इज़ योर क्यूआरएस इंटरवल, ये है यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 2 बाय हाफ मिलेगा आपको स्क्वायर। तो इतना स्क्वायर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.04 के से, तो मिलेगा आपको 0.082 0.1 सेकंड। क्यूटी इंटरवल, तो क्यूटी इंटरवल में भी सेम, क्यूटी इंटरवल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट के। मीन्स अगर क्यूटी इंटरवल ज़्यादा है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, और क्यूटी इंटरवल कम है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा और टैकीकार्डिया की कंडीशन आ सकती है। तो स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू एंड ऑफ द टी वेव, वेरी कॉमन, very simple to understand. Ventricular depolarization and ventricular repolarization will take place in between them. And normal QT interval is 0.44 second. ठीक है, QT interval पे. Now next comes, now we are going to study about the diagnosis of few of the cases, diagnosis, or you can say some of the pathological conditions we are going to study now. Okay, so changes in P wave. P wave में जब changes आएंगे तो कौन कौन से changes आएंगे ये पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है P mitral, which is also called as biped P wave और M shape। यहाँ से आप P mitral M आया है, इसको M shape पैटर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखो, इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है ना, उस हार्ट में यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ब्लड जो है यहाँ पे सही से पुश नहीं हो पाता है वेंट्रिकल्स में, और जब पुश नहीं हो पाता है, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, जो हमारा पी वेव जो बनता है ना, वो क्यों बनता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होना चाहिए। अब दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जब एक साथ नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि आपका राइट वाला पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, पहले ब्लड पुश कर देगा, लेफ्ट वाला बाद में करेगा। तो जो नॉर्मल ऐसे करके वेव बनता है, वो ऐसे करके ना बन के वो ऐसे करके बनेगा। सो ये एम शेप का बन जाएगा, इसीलिए इसको पी मिट्रल कहते हैं, एम शेप पैटर्न कहते हैं या बाइपर टी वेव कहते हैं, व्हिच इज सीन इन मिट्रल स्टेनोसिस। यहाँ पे आप ये ग्राफ है, इसमें ही आपको एम दिख रहा होगा, एम, ठीक है। सो ये आपको सेकंड वाले में आपको ये एम दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है एम, एम, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट एट्रियम विल नॉट पुश द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन, and this is why, because of the hypertrophy of the left atrium. So P wave is normally formed like this, but due to the selective activity of both the right and left, देखो due to the electric activity दोनों को एक साथ काम करना चाहिए simultaneously, but due to the hypertrophy of the left atrium, what happens, the right atrium depolarization will occur first and then the left atrium depolarization will occur. So इसीलिए M shape का pattern form हो जाता है, why, just because of the increased muscle mass in the left atrium, because of which more time is taking. तो ये कंडीशन हम लोग ने पढ़ ली, दैट इज पी वेव का मिट्रल वाल्व का, मिट्रल पी मिट्रल का, ठीक है। द नेक्स्ट कंडीशन कम्स व्हिच इज पी पल्मोनेल। पी पल्मोनेल इज अ कंडीशन व्हेन, if suppose this is, I'm making a normal heart like this is the normal condition. If suppose this p wave it becomes like this, तो ये p wave का हाइट जो है दैट इट इंक्रीजेस, एंड इफ दिस हाइट इंक्रीजेस मोर देन 2.5 mm, ठीक है, in the vertical limb lead, then we call this condition as P pulmonale. Okay, when there is an increase in the vertical height of the P wave and this vertical height rate is corresponding more than 2.5 mm in the limb lead, we call this condition as P pulmonale. See, this one is P mitral. Okay, so this is P pulmonale. Now, P pulmonale is mainly seen in the condition of pulmonary artery hypertension, causing the right atrial overload. See, here there is a right atrial overload, and in the P mitral there was the left atrial overload, or left atrial overload was just because कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि हाइपरट्रॉफी हो गई थी। देन वन मोर कंडीशन कम्स इन P pulmonale, that is called as pseudo P pulmonale, which is not because of this pulmonary artery hypertension. यहाँ पे भी there is an increase of a vertical height more than 2.5 mm, but this is because of hypocalmia. ठीक है, the potassium level it decreases. Okay, now the condition comes where P waves are absent, that is hypercalmia and atrial fibrillation. Now what do you mean by atrial fibrillation? Atrial fibrillation में क्या होता है, मैं अगर दिखाऊं कि एटीरियल फिब्रिलेशन, अब जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट यू मीन बाय एटीरियल फिब्रिलेशन, या एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट दिस कंडीशन करस्पॉन्ड टू एटीरियल फिब्रिलेशन, ये क्यों है, तो उसका रीजन देखिए। हम लोग देखते हैं, अब इसको टाइम थोड़ा स्टडी करते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
यहाँ पर आपको पी वेव कहीं दिख रहा है? क्या आप इसमें कहीं पे भी पी वेव देख सकते हो क्या? नहीं ना? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे व्हाट इज़ एब्सेंट? पी वेव इज़ एब्सेंट। यहाँ पे पी वेव है ही नहीं। अब यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं? 1, 2 ठीक है, सॉरी यहाँ हाँ 3, 4 ये मानो, ठीक है, 4 लो या 1, 2, 3, 4 हाँ, 1, 2, 3 यहाँ 3 है, ठीक है। सो यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 1, 2, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 एंड हाफ है, तो डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, ये भी दिख गया। अब यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो प्रेजेंट है, नॉर्मल है, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पी वेव एब्सेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, रिदम तो मेंटेन यहाँ पे जो ये है हार्ट रेट है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे क्यूआरएस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी नहीं है। तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज़ पी वेव इज़ एब्सेंट। तो एक बार इधर आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? एब्सेंट ऑफ पी वेव, ठीक है। देयर इज़ अ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वेरिएशन ऑफ हार्ट रेट बिकॉज़ द हार्ट रेट इज़ नॉट स्टेबल। यहाँ पे गैप अलग है, 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 ठीक है। अब जब पल्स भी जब आप देखोगे तो क्या होगा? इर्रेगुलर पल्स मिलेगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ एट्रियल एक्टिवेशन इरेगुलर है एंड लॉस ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि पी वेव इज एब्सेंट। इरेगुलर वेंट्रिकुलर रेट, वेंट्रिकुलर का रेट भी इरेगुलर है, ये चीज देखो, ठीक है। वेंट्रिकुलर रेट भी इरेगुलर है, ठीक है। बिकॉज वेंट्रिकुलर रेट कैसे आप निकालते हो? इरेगुलर है बिकॉज यहाँ एवी नोडल कंडक्शन से हम पता करते हैं वेंट्रिकुलर रेट इरेगुलर है, तो एवी नोडल कंडक्शन यहाँ पर सही से नहीं हो पा रही है। जो एटीरियल फिब्रिलेशन होता है ना, उसमें एक चीज याद रखना है कि इसमें क्लॉट फॉर्मेशन होने के भी चांसेस होते हैं। एटीरियल फिब्रिलेशन में यहाँ पे एटीरियम की ट्विचिंग होती है। एटीरियल ट्विचिंग होने की वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, और ये क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है ये लेफ्ट ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आता है, एक में आपको लेफ्ट लिखा रहेगा, एक में आपको राइट लिखा रहेगा, तो वहाँ गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेफ्ट एटीरियल अपेंडेज से वो जो क्लॉट फॉर्म होता है, वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाएगा तो स्ट्रोक कॉज़ करेगा, और मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू अगर एब्डोमेन की तरफ जाएगा तो वहाँ पे इंफ्रैक्शन ऑफ द बोवेल कॉज़ करेगा, जीआईटी में ब्लीडिंग कॉज़ करेगा, एब्डोमेन पेन के साथ-साथ कॉम्प्लिकेट करके वहाँ पे गैंग्रीन भी कॉज़ कर सकता है, ठीक है। एटीरियल फिब्रिलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ सस्टेन्ड एरिथमिया, और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं? हाइपरथायराइडिज्म, एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस या स्लीप एपनिया। तो यहाँ पे हमें कैसे देखना है? सबसे पहले अगर आएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी वेव एब्सेंट आपको मिलेगी, यहाँ पे कहीं पे भी आपको पी वेव नहीं मिलेगी। ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ना, ये इन दोनों के बीच में, दो आर वेव के बीच में, ये भी आपको डिफरेंट मिलेंगे, मतलब हार्ट रेट स्टेबल नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सही मिलेगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स के कंडक्शंस इरेगुलर देखने को मिलेंगे, वेंट्रिकल्स के कंडक्शंस इरेगुलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, वो क्लॉट कहाँ से जाता है? लेफ्ट एट्रियल एपेंडेज के थ्रू ब्रेन में जा सकता है, स्ट्रोक कॉज कर सकता है, मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू एब्डोमेन की तरफ जाएगा तो बोवेल में इंफ्रैक्शन कॉज करेगा, जीआईटी में ब्लीडिंग कॉज कर सकता है अलोंग विद एब्डोमेन पेन, एंड कॉम्प्लिकेट कर गया तो गैंग्रीन कॉज करेगा। मोस्ट कॉमन कॉज है सस्टेन्ड एरिथमिया, predisposing factors hyperthyroidism, acute alcohol intoxication, hypertension, diabetes mellitus and sleep apnea। अब ये था एक जिसमें पी वेव एब्सेंट है। दूसरा होता है हाइपरकैलमिया। हाइपरकैलमिया में क्या होता है? इसमें भी पी वेव एब्सेंट होता है, बट इसमें जो टी वेव होता है वो बहुत टॉल होता है, टेंटेड होता है। तो टॉल टेंटेड पी वेव होगा, ठीक है, सॉरी टी वेव होगा। और जब इसमें टी वेव को आप मेजर करोगे ना, तो चेस्ट लीड में ये मोर देन 10 mm आएगा, और लिम्ब लीड में मोर देन 5 mm आएगा, ठीक है। जब भी पोटेशियम बढ़ेगा तो एसटी में एलिवेशन आएगा। Whenever there is increase of potassium in the body, there will be an increase of ST elevation. So, and whenever there is an increase of ST elevation, what happens? There is a bradycardia. Because what we have read over here, if you remember, let me show you first. QT, QRST. So they are inversely proportional to the heart rate. QT, the ST, inversely proportional to the heart rate. So bradycardia will take place. समझे? So यहाँ पे हम लोग हैं, ब्राडिकार्डिया होगा, ठीक है, बिकॉज द पोटेशियम, बिकॉज द पोटेशियम इट स्लोज डाउन द रिपोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगा तो ब्राडिकार्डिया होगा।
ठीक है? As it progresses, the amplitude of P wave decreases and it gradually disappears. And as the heart rate is slowing down, the PR interval will increase and it will lead to a formation of a sine wave pattern this way. जहाँ पे P wave बिल्कुल absent हो जाएगा, sinusoidal wave आएगा, sine wave pattern आएगा which is followed by a asystole and then later death. ये मैं केस किसका डिस्कस कर रही हूँ? हाइपरकैलमिया का। हाइपरकैलमिया में मेन चीज़ याद रखना है कि टी वेव इज़ टॉल और टी वेव टॉल होगा, ठीक है? टी क्यू आर एस टी, टी वेव बड़ा होगा, ठीक है? टॉल टेंटेड होगा, ठीक है? चेस्ट लीड में मोर देन 10, लिम्ब लीड्स में मोर देन 5। पोटेंशियल लेवल बढ़ेगा एंड दिस विल बी अ केस ऑफ अ ब्रैडीकार्डिया, ठीक है? क्योंकि रिपोलराइजेशन स्लो हो रहा है और धीरे-धीरे पी वेव भी डिसअपीयर कर जाएगा। और पीआर इंटरवल बढ़ेगा, तो जब डिसअपीयर हो जाएगा तो इट विल गिव अ पैटर्न ऑफ अ साइन। यही आगे चल के कैसा बन जाएगा? लाइक दिस। तो साइन वेव का पैटर्न आएगा, साइनसॉइडल ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? एंड जब ये साइन वेव का पैटर्न शो करेगा तो क्या होगा? एसिस्टोलिक कंडीशन आएगी एंड डेथ। अब मैं बात करती हूँ हाइपोकैलमिया। अभी हाइपर में हम लोग ने क्या पढ़ा कि टी वेव जो है बढ़ रहा है। अब हाइपो में क्या होगा? टी वेव नीचे चला जाएगा। टी वेव विल बी इन्वर्टेड। टी वेव का इन्वर्जन हो गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, एसटी डिप्रेशन आ गया। वहाँ एसटी एलिवेशन था, यहाँ एसटी डिप्रेशन आ गया। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे पी वेव की हाइट बढ़ जाएगी। अब पी वेव की हाइट कहाँ बढ़ी थी? हाइपोकैलमिया में स्यूडो पी पल्मोनेल अभी आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, तो मैं बता दूं। तो हाइपोकैलमिया हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? Pseudo P pulmonale, where there was an increase of the vertical height of the P wave more than 2.5 mm, and along with that there is a depression of ST. So there is a ST का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बोलो या उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अब सो द पी वेव हाइट इंक्रीजेस। एग्जांपल है ये किसका? स्यूडो पी पल्मोनेल का। एंड देयर इज अ प्रोमिनेंट यू वेव। यू वेव भी आपको प्रोमिनेंट दिखेगा यहाँ पे। सो इस ग्राफ में हाइपोकैलमिया कैसे पता करोगे? इसमें हाइपोकैलमिया कैसे है? हाउ विल यू कंफर्म इट? सबसे पहले तो पी वेव का एलिवेशन होगा थोड़ा, फिर उसके बाद क्यूआरएस तो प्रेजेंट है ही, टी वेव डिप्रेशन एंड यू वेव भी प्रेजेंट है, ठीक है? ओके, अब इसमें यहाँ पे पीआर इंटरवल भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने, ये एक कंडीशन खत्म हो गई। तो ये समझ में आया कि ये था आपका हाइपोकैलमिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट ब्लॉक के बारे में। हार्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या-क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है दैट इज़ 0.12 टू 0.16, ठीक है? एंड मैक्सिमम 0.2 सेकंड तक जा सकता है। और अगर यही पीआर इंटरवल मोर देन 2.4 सेकंड हो जाएगा तो इट सिग्निफाइज कि एवी नोड के कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? एंड दैट एवी नोड का कंडक्शन में प्रॉब्लम है व्हिच विल लीड टू हार्ट ब्लॉक। और हमारे सिलेबस में 3 टाइप के हार्ट ब्लॉक हैं। सिलेबस क्या बोलूँ? 3 टाइप के हार्ट ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री व्हिच इज़ द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री में भी हमारे पास 2 टाइप होते हैं, ठीक है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ठीक है? ये तीनों हैं, ठीक है? तो सेकंड डिग्री में हमारे पास 3 टाइप होते हैं, मॉर्बिड्स टाइप 1, मॉर्बिड्स टाइप 2 एंड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 3, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो हार्ट ब्लॉक कब होता है? जब ये जो पीआर इंटरवल है वो मोर देन 2.4 सेकंड होता है। अब देखिए, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि हमें पीआर इंटरवल देखना है, राइट? वी आर व्हाट वी आर सीइंग हियर, हमें क्या देखना है? पीआर इंटरवल। ये हमारा पी है, ये हमारा आर है। अब ये देखिए, नॉर्मली हमारे पास कि यहाँ पे पी और आर के बीच में कितना गैप होना चाहिए था? 3 टू 5 ब्लॉक्स का, ठीक है? 3 टू 4, ठीक? बट यहाँ पे ये जो गैपिंग है ये बढ़ जाती है, ठीक है? ये गैपिंग बढ़ जाती है। जो पी है ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। सो देयर इज़ अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। यहाँ पे पेशेंट दे आर कंपैटिबल टू द लाइफ बट ऑल द इम्पल्सेस फ्रॉम द एटीरियल रीचेस द वेंट्रिकल्स। सारे के सारे पहुँच रहे वेंट्रिकल्स के पास बट विद एन एक्सेसिव डिले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको कुछ नहीं देखना है। अगर जब भी आएगा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का केस तो उसमें आपको बस ये देखना है, उसमें सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक है। इम्पल्सेस जा रहे हैं आर के पास बट यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन आ रहा है। ये जो पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें तो ये थोड़ा डेंजरस कंडीशन है, ठीक है? एज़ देयर इज़ अ रिदम डिस्टर्बेंस और यहाँ परमानेंट पेसमेकर की भी ज़रूरत हो सकती है। यहाँ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? इम्पल्सेस जाते हैं बट वेंट्रिकल्स तक कुछ ही पहुँच पाते हैं और कुछ नहीं पहुँच पाते हैं,
ठीक है? तो इसमें भी 2 टाइप आते 3 टाइप आते हैं। मॉर्बिड्स टाइप 1, टाइप 2 एंड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 3। अब मॉर्बिड्स टाइप 1 में देखते हैं, इसका दूसरा नाम होता है वेंके बैच टाइप। वेंके बैच टाइप इसलिए कहते हैं, वेंके बैच टाइप क्या है इसका दूसरा नाम? इसमें क्या मेनली होता है? देखो, सबसे पहले ये पी वेव है, हर जगह दिख रहा है? ध्यान से देखो, पी वेव है, ये भी पी वेव है। पहली बात तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है। पहली चीज़ क्या देखोगे? डिस्टेंस बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्यूआरएस था यहाँ पे भी क्यूआरएस था, यहाँ पे भी क्यूआरएस था, बट यहाँ क्यूआरएस नहीं है, यहाँ एब्सेंट हो गया क्यूआरएस। तो बस इसमें यही चीज़ देखनी है। PR interval increases with successive beat, and with each beat, PR interval is increasing, and then one P wave will not be followed by QRS complex. यही मेन है। अब एक बीच में जाकर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरनोडल कंडक्शन ब्लॉक, बिकॉज एवी नोड इज नॉट एबल टू कंडक्ट द इम्पल्स फर्दर। ठीक, फिर मॉर्बिस टाइप 2 में देखो। अब मॉर्बिस टाइप 2 में भी मैंने एक ही साथ दे दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो ये आपका पी वेव है, ये भी पी वेव है, ये भी पी वेव है, ये भी पी वेव है और ये भी पी वेव है। यहाँ पे देखो, यहाँ डिस्टेंस ये बढ़ रहा था, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस सेम है, यही डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे ये डिस्टेंस सारे सेम है, ठीक है? यहाँ पे भी क्यूआरएस है, क्यूआरएस है, क्यूआरएस है, यहाँ एब्सेंट है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई nth पॉइंट पे जाके क्यूआरएस गायब होगा। यहाँ पे पीआर इंटरवल इज फिक्स्ड एंड nth बीट इज ड्रॉप्ड, इसीलिए इसको इंफ्रानोडल कंडक्शन ब्लॉक कहते हैं और इसको इंटरनोडल कंडक्शन ब्लॉक कहते हैं, मॉर्बिस टाइप 1 को। यहाँ पे मेन बंडल ऑफ हिज जो है दैट इज अफेक्टेड, और यहाँ पे एवी नोड इज अफेक्टेड। एवी नोड इज नॉट एबल टू कंडक्ट द इम्पल्स फर्दर। यहाँ पे द मेन बंडल ऑफ हिज इज अफेक्टेड। एंड द नेक्स्ट कम्स द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 3। अब इसको 2:1 इसलिए कहते हैं कि एवरी सेकंड बीट विल बी एब्सेंट ओवर हियर। पी 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 और ये पी। क्यूआरएस, नो क्यूआरएस, क्यूआरएस, नो क्यूआरएस एंड क्यूआरएस। तो ये आपको क्या दिख रहा है? 2:1 ब्लॉक मीन्स every second QRS will be absent, missing. So what's written over here? Type 3 hard block or a 3:2 hard block or 2:1 hard block. 3:2 मतलब every third QRS will be absent, missing. ठीक है? So every third beat is missing. Every second beat is missed in 2:1. The third degree hard block is called as the complete hard block. इसको complete hard block कहते हैं, means the impulse is stopped at AV node. If the impulse is stopped at AV node, how will you recognize कि ये third degree hard block है? तो देखो, P wave है, P wave, P wave, P wave, P wave, यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है P wave, यहाँ पे QRS गायब, ठीक है? यहाँ पे P wave ही गायब है। फिर उसके बाद यहाँ P wave है, यहाँ पे QRS गायब, यहाँ पे P wave, यहाँ पे भी QRS गायब, तो यहाँ पे QRS गायब है, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पल्स इज स्टॉप्ड एट एवरी एवी नोड पे ही स्टॉप हो जा रही है इम्पल्स। यहाँ पे पेशेंट कंपैटिबल है लाइफ के साथ, बट उसको क्या होगा? ब्रैडीकार्डिया होगा। यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट, नीचे भी नहीं जा रहा है, Q भी गायब है। कैन सी द Q इज एब्सेंट as the impulse is not going from arteria to the ventricle, इसको हम क्या कह रहे हैं? arteria से ventricle में नहीं जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? Idioventricular rhythm, what we call as idioventricular rhythm, with a general as ventricle will generate, as ventricle will take over the function of pacemaker। और यहाँ पे क्या होगा? pacemaker का काम क्या जो pacemaker है, AV node है, वो stop हो गया, तो ventricles अब इसका काम करेगा, the ventricles will take over the function of the pacemaker। तो अभी ये जो हम लोग ने तीनों कंडीशंस पढ़ी हैं, ये हार्ट ब्लॉक की कंडीशंस थी, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया हार्ट ब्लॉक की कंडीशंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ईसीजी में। जब शॉर्ट पीआर, अभी तो ये प्रोलॉन्ग्ड पीआर था, ठीक है? प्रोलॉन्ग्ड पीआर का था व्हेन द पीआर, इफ पीआर इज मोर देन 0.24 mm सेकंड, सॉरी ओनली सेकंड, 0.24 सेकंड से ज्यादा है तब। तो अब शॉर्ट पीआर इंटरवल में क्या होगा? द पीआर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, ठीक है? अब हार्ट रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीआर इंटरवल को हम कर दे रहे हैं कम, तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, heart rate will increase, and when the heart rate will increase, what will happen? We call it as tachycardia, right or wrong? Yes. So tachycardia, normal PR is 0.1 to 0.20 second. Now normal QRS is also we know 0.8 to 0.1 second. Now for the short PR interval, we have mainly two things: the Wolff-Parkinson-White syndrome and a long Ganong-Levine syndrome. So Wolff-Parkinson-White syndrome, I know the namings are quite difficult, but we have to remember them. So Wolff-Parkinson White syndrome and Lorn-Ganong Levine syndrome.
बोथ दीज़ कंडीशन हैव एक्सेसरी पाथवेज़, ठीक है? अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे जैसे कि अभी हम लोग ने बहुत सुना है कि कानपुर लखनऊ में एक क्या कोई शॉर्टकट का सा कुछ रास्ता बन गया है जिसमें सिर्फ 35 मिनट्स लगते हैं। तो मेनली जो इंसान आ रहा है लखनऊ टू कानपुर, वो पूरा ढाई घंटा लगा के आ रहा है। एक शॉर्टकट बन रहा है, एक पाथवे बन गया है, ठीक है? अ, जिससे केवल 35 मिनट्स लगेंगे, ऐसा न्यूज़ में आया। तो ठीक उसी तरीके से हार्ट में भी कुछ ऐसे पाथवे बन जाते हैं जिसके बाद से जो टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो अब जब टाइम कम हो जाता है तो उस टाइम में हार्ट रेट भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है? सो अब देखते हैं क्या लिखा है। वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में एक पाथवे बन जाता है व्हिच यू कॉल एज़ बंडल ऑफ केंट, जिसको हम बंडल ऑफ केंट कहते हैं, ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि अ, है सो बंडल ऑफ केंट बन जाता है। तो हियर द पेशेंट विल हैव अ फ्रीक्वेंट पाल्पिटेशन ड्यू इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, ठीक है? पाल्पिटेशन होगा एंड एक्स्ट्रा पाथवे इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ केंट। तो फास्टर कंडक्शन विल बी देयर बाय बंडल ऑफ केंट बिकॉज द इम्पल्स इज नॉट पासिंग बाय बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस से इम्पल्स पास नहीं करेंगी। मतलब कि जो कंडक्शन हो रहा था, ठीक है? आर्टरी से वेंट्रिकल्स में, ठीक है? वो बंडल ब्रांचेस से होके जा रहा था, ठीक है? अब बंडल ब्रांचेस को वो छोड़ रहा है और ये वो किससे जाएगा? अब जाएगा बंडल ऑफ केंट से। ये एक एक्स्ट्रा पाथवे बन गया। अब ये बंडल ऑफ केंट जल्दी पहुँचा दे रही है वेंट्रिकल्स के पास इम्पल्स को, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये क्यू वेव एब्सेंट हो गया। आर वेव का जो स्लोप है, वो थोड़ा अपस्विंग हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा वेव का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो, ये देख रहे हो? ये कैसे उठ गया? कर्व हो गया। ये पहले ऐसे आना था, ठीक है? इट हैज़ टू बी लाइक दिस, बट नाउ इट इज़ लाइक दिस। सो ये जो क्यू वेव है यहाँ से ये एब्सेंट हो गया है। अब यहाँ पे एक न्यू वेव आ गया है व्हिच यू कॉल एज़ अ डेल्टा वेव और न्यू पाथवे आ गया है व्हिच इज़ द केंट पाथवे और बंडल ऑफ केंट। हुँ, जिसकी वजह से अब पहले जो चीज़ इतनी थी, अब वो चीज़ इतनी हो गई है, ठीक है? तो अब यहाँ पे पीआर इंटरवल भी बढ़ जाएगा। फाइन? तो इसमें हमें क्या याद रखना है सबसे पहले कि इसमें क्यू वेव एब्सेंट होगा, ठीक है? फर्स्ट थिंग इसमें एक्स्ट्रा पाथवे व्हिच यू कॉल एज़ अ बंडल ऑफ केंट एंड आर वेव इसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा, स्लोप इज़ चेंजिंग, अपस्विंग हो जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एज़ द डेल्टा वेव, राइट? फिर लॉन्ग एनॉन्ग लेवाइन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी एक नया पाथवे आ जाता है। नया पाथवे कैसे आया कि ऐसे नोड से जो चीज़ बंडल ऑफ हियर्स को जानी चाहिए थी, एवी नोड की तरफ होके एवी नोड से होके अब वेवी नोड से होके नहीं जाएगा, वो जेम्स बंडल से जाएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट पाथवे आ रहा है जेम्स बंडल। नाउ फ्रॉम एसए नोड द करंट विल डायरेक्टली रीच द बंडल ऑफ हिज एंड इट विल मिस एवी नोड वाया जेम्स बंडल एंड पीआर इंटरवल विल रिड्यूस। यहाँ पे क्यूआरएस विल बी नॉर्मल। यहाँ पे क्यूआरएस को कोई चीज़ छेड़ नहीं रहा है। नॉर्मल साइनस रिदम इज सीन। सी यहाँ पे नॉर्मल साइनस रिदम इज सीन बट फ़र्क ये आएगा पीआर इंटरवल विल बी रिड्यूस्ड। कैसे? अब देखोगे पीआर इंटरवल रिड्यूस हो गया। आप देखो यहाँ पे जो गैप है ना, ये गैप थोड़ा कम हो गया है पी और आर के बीच में, ठीक है? दिस गैप यू कैन सी द गैप हैज़ रिड्यूस्ड। यहाँ पे जो ऐसे करके था ना एंड देन इट वाज़ लाइक दिस ना, तो ये जो चीज़ है ये नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिखेगा। यू कैन सी। बाकी साइनस रिदम इज़ मेंटेन्ड। साइनस रिदम इज़ मेंटेन्ड का मतलब आपको यहाँ पे पी भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्यू भी दिखेगा, आर भी दिखेगा, एस भी दिखेगा। फाइन? इज़ इट ओके? ये था हम लोग ने क्या पढ़ा अभी हम लोग ने पढ़ा पी-आर इंटरवल जब शॉर्ट हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा, कि अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा-सा नैरो हो जाए तो क्या होगा? सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाए, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है पहले ये बताऊँ? ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा था क्यूआरएस में कि हम लोग का सबसे पहले क्या होता है एसए नोड होता है, एसए नोड से हम लोग कहाँ जाते हैं? एवी नोड की तरफ ना। तो हम लोग का जब भी बंडल से जो बंडल होते हैं, उससे हमारा सबसे पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाता है, फिर राइट बंडल ब्रांच में जाता है, राइट? तो राइट बंडल ब्रांच में जब वो जाता है, तो उसके बाद से ये होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू जाता है, तो उससे क्यू बनता है और फिर उसके बाद यहाँ से वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो ये जो इन दोनों के बीच का सफ़र है, इसमें कुछ ना कुछ हुआ ऐसा जिसकी वज़ह से वो नैरो हो गया। पहली बात तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या? इस कंडीशन को कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज़। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज़ क्यों कहते हैं? सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, वेंट्रिकल्स का मतलब होता है वेंट्रिकल्स ही होता है। तो अबव द वेंट्रिकल्स क्या होता है? एटी और एवी नोड। टैकीअरिथमिया का मतलब होता है रैपिड एंड इर्रेगुलर। मतलब कुछ ना कुछ ब्लड जो इम्पल्स हो रहा है, जो भी इम्पल्स आ रहा है, सप्लाई हो रहा है जो भी ब्लड का,
तो वो थोड़ा रैपिड है, इर्रेगुलर है, एट्रियम में और एवी नोड में, राइट? तो वही मैं कहना चाह रही हूँ। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कब होता है टैकीकार्डिया, क्या हार्ट रेट कब बढ़ जाएगा? जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है या बीमार है, इलनेस है, ठीक है? रनिंग किया हो किसी ने, स्ट्रेस लिया हो, कुछ भी। तो उस टाइम ये फिजियोलॉजिकल साइनस टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो शॉर्ट दिखेगा। ये जो गैप है, दिस गैप, ये शॉर्ट हो जाएगा, दिस वन, ठीक है? सो बिकॉज़ ऑफ सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एंड बेगल विथड्रॉल जो कि नॉर्मल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा फिजियोलॉजिकल साइनस टैकीकार्डिया दैट इज़ मेनली सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस या इलनेस। फिर आता है पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पैराऑक्सिमल वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि इसका ऑनसेट और टर्मिनल थोड़ा-सा सडन होगा। सो onset is also sudden and termination is also sudden. So नैरो क्यूआरएस में कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अब सी देखते हैं इन पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यहाँ पे आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बट याद रखें यहाँ पे यू वेव नहीं है, ठीक है? आपने एक हाइपोकैलमिया कंडीशन पढ़ी थी, उसमें भी एसटी डिप्रेशन था बट उसमें यू वेव भी प्रेजेंट था। एंड ये आपको थोड़ा याद रखना है। और ये जो पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, इसमें भी एसटी डिप्रेशन दिख रहा है बट आपको कहीं पे यू वेव नहीं दिख रहा है, ठीक है? और अलोंग विद दैट यहाँ पे नैरो है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये भी थोड़ा माइंड में रखना है कि यहाँ पे आपको नैरो मिलेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड नैरो के साथ-साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा थोड़ा-सा कि आप देखो यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करके मैं आपको शो कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे पी और टी वेव थोड़ा मर्ज होते हुए दिखेंगे। जैसे ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। यहाँ देयर इज़ अ एसटी डिप्रेशन थोड़ा-सा, तो यहाँ पे आपको पी वेव नहीं दिख रहा है बट यही पी वेव के साथ मर्ज कर गया है। तो ये थोड़ा मेन पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है कि देयर इज़ अ मर्जिंग ऑफ पी एंड टी वेव आल्सो, ठीक है? सो इन दिस पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देयर इज़ अ मर्जिंग ऑफ पी एंड टी वेव अलोंग विद दैट देयर इज़ अ डिप्रेशन ऑफ एसटी वेव, ठीक है? सो हमारे पास अभी 2 कंडीशन हम लोग ने पढ़ी, फिजियोलॉजिकल साइनस टैकीकार्डिया एंड सेकंड वी रेड अबाउट द पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड नाउ we come to a point which is called as multifocal atrial tachycardia. Multifocal atrial tachycardia. तो इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देयर इज अ वेरिएबल आर इंटरवल, द पी वेव इज वेरिएबल मॉर्फोलॉजी का दिखेगा, ठीक है? अब कहाँ गया मल्टीफोकल, राइट? सो दिस इज मल्टीफोकल वाला डायग्राम, थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पे आप इसमें देखो पी वेव को, ठीक है? लेट अस एनालाइज इट, ओके? सो लेट्स एनालाइज दिस इज पी वेव, दिस इज पी वेव, दिस इज पी वेव, दिस इज पी वेव। एक कितना है, एक थोड़ा और बढ़ गया है, एक तो बिल्कुल छोटा हो गया, ये तो बिल्कुल ही छोटा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देयर इज अ वेरिएबल मॉर्फोलॉजी फॉर द पी वेव। नाउ चेक फॉर द आर इंटरवल, लेट मी चेक फॉर द आर। So this is first RR interval, this second RR interval, and this is third RR. पहले ठीक था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर बहुत बड़ा हो गया। So यहाँ पे मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 2 पॉइंट आपको देखना है। एक कि देयर इज अ वेरिएबल आरआर इंटरवल, दूसरा पी वेव का मॉर्फोलॉजी बिल्कुल वेरिएबल होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय एटीरियल फ्लटर? नाउ एटीरियल फ्लटर में सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि आपको दाँत जैसा दिख रहा है लाइक दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है? सॉ टूथ अपीयरेंस। सॉ टूथ अपीयरेंस है। इसके लिए अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोले ना, समझाने के लिए बस, तो ये होगा कि देयर इज़ अ एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट that because of which the atria hai, they have to beat quickly and causing the atria to flutter instead of squeeze. तो बहुत ही squeezed आराम से atria contract करती थी। अब because of the abnormality of the electric circuit की वजह से जो एटीरियम है बहुत जल्दी-जल्दी स्क्वीज कर रही है, बहुत जल्दी-जल्दी फ्लटर कर रही है लाइक दिस। तो अगर उसको देखा जाए in medical terms, it's written over in the book as macro reentrant circuit present around the cavo-tricuspid isthmus in the right side of the heart, which is present between inferior vena cava and tricuspid valve. तो इसमें मेनली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से जो एटीरिया है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ना करके फ्लटरिंग शो कर रही है, जिसकी वजह से एक सॉ टूथ अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड देन हाँ, एक और चीज आपको बतानी थी कि आपने जब एटीरियल मल्टीफोकल एटीरियल टैकीकार्डिया आपने पढ़ा ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एटीरियल फिब्रिलेशन।
ठीक है, डोंट एवर गेट कंफ्यूज विद एटीरियल फिब्रिलेशन। एटीरियल फिब्रिलेशन में पी वेव इज एब्सेंट, ठीक है, बट यहाँ पे पी वेव इज प्रेजेंट, माइंडेड, दो यहाँ पे देयर इज अ वेरिएबल मॉर्फोलॉजी बट पी वेव इज प्रेजेंट इन मल्टीफोकल एटीरियल टेकिकार्डिया। ना अभी हम लोग ने पढ़ा था नैरो क्यूआरएस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आपको ये देखने को मिलता है। ईसीजी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नॉर्मल हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 2 to 2.5 स्क्वायर ऑक्यूपाई करेगा, बट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी स्लाइट ब्रॉडर, एंड इफ दे आर ब्रॉडर देन व्हाट हैपन, द कहते हैं 1 लार्ज स्क्वायर बिटवीन आर आर इंटरवल, सो द हार्ट रेट इज अराउंड 3। जब एक लार्ज स्क्वायर रहता है तो हार्ट रेट है वो 300 बीट्स पर मिनट होता है, दैट इज टेकिकार्डिया। ऑल द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर सेम सेम। लेट मी एक्सप्लेन इट। नॉर्मली इतने स्क्वायर होते हैं, ठीक है, ठीक, नॉर्मली इतने स्क्वायर होते हैं। अब क्यूआरएस जो है जब वाइडर हो जाता है तो वो टेकिकार्डिया कॉज करता है, मतलब जब ब्रॉड हो जाता है क्यूआरएस वाइडर हो जाता है तो इट कम्स टू अ कंडीशन व्हिच वी कॉल एज अ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है, जब only one large square is between the RR interval, then heart rate it comes around 300 beats per minute, which is a condition which forms a condition which is called as tachycardia. Now, if suppose if all the QRS complex that you see on your ECG graph, okay, that you see on the ECG graph, they are same, then and one thing more you have to notice that QRS complex is broader, okay, the space between them is wider, then you call that condition as monomorphic ventricular tachycardia. See, this is a condition where you will find the QRS complex, they are quite wider or you can say broad. And one thing else you will notice in this graph, each and every QRS complex, they are same. They are similar to each other. So this condition you call as, and one thing more you have to notice is that the distance between them is just one block. So one block, one large square means 300 beats per minute, ठीक है, which is again the condition of a tachycardia. And they are similar to each other. So we call this condition as monomorphic ventricular tachycardia. Okay, one more condition we have to study, that is polymorphic ventricular tachycardia. My dear friends, you have to notice over here is that here the QRS is again broader. First thing. Second thing, the distance between them is again of one square, one large square. And third thing you have to mention, I want to mention is that they aren't same. They aren't similar to each other. Some of them are small, some of them are medium, and some of them are large. So there is a broad QRS complex but tachycardia, but QRS complex is different in same ECG. So we call this condition as a polymorphic ventricular tachycardia, which is also called as Torsades de Pointes. Okay, pointers. Now it is triggered by electrolyte imbalance, and this happens only when there is an electrolyte imbalance. Which type of electrolyte imbalance I want to mention? Actually, I want to mention the electrolyte balance in cases of hypomagnesia and hypocalcemia. Okay, so we all know that QT interval is quite inversely proportional to the electrolyte का composition जो है calcium and magnesium. ठीक है, so in cases of electrolyte imbalance, if this calcium, this magnesium, they reduces, the QT interval will increase. Fine, and vice versa. So in hypocalcemia and in hypomagnesemia, you will find the QT interval has increased. So look at these graphs. Normally we get this graph. Okay? Normally we have this graph. Okay? But in hypercalcemia आप किसको कहोगे? QT is inversely proportional to these electrolyte. Now this is more, so this has to be less. So QT, यहाँ पे QT देखो, देख लिया ये डिस्टेंस है QT, एंड लुक एट हियर द QT, ये रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो QT कैल्सीमिया ये बढ़ गया है. So what I want to show over here is that I want to bring your attention to the point कि QT is inversely proportional to the amount of the electrolytes which are present. And the electrolytes that I mentioned is calcium and magnesium. So in the case of hypercalcemia, you will get a short QT interval. In case of hypocalcemia, you will get a prolonged interval, QT interval, right? Okay. Now, in cases of hypocalcemia that I have mentioned here, in cases of hypocalcemia,
a condition the patient has to suffer that is called as tetany. In tetany, two type of signs you will see if any patient comes with that condition: Chivok sign and torsive sign. In the Chivok sign, there is twitching of the facial muscle which occurs when the cheeks are tapped. So, when the cheeks are tapped, there is a twitching of the facial muscle. And in this torsive sign, जब systolic pressure which is 120 mm Hg से आप इसको 20 mm Hg भी थोड़ा ज़्यादा करोगे एंड आप उसको छोड़ दोगे 20 mm ज़्यादा करके थोड़ा, तो व्हाट यू विल फाइंड देयर आर सम चेंजेस लाइक देयर इज एडक्शन ऑफ थंब का एडक्शन होगा, अंदर की तरफ जाएगा। देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन होगा। एंड देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट यू विल फाइंड। ठीक है? तो फ्लेक्शन हो रहा है, एडक्शन हो रहा है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इन केसेस ऑफ द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम hypocalcemia. Then next topic comes is pericardial effusion. First of all, what is the normal pericardial fluid which is present in the heart, which is 20 ml. Okay, but if suppose because of some conditions this pericardial fluid it increases more than 20 ml, then it causes a pericardial effusion. Means there is a collection of a fluid in the pericardium. So pericardial effusion की condition cause करता है. And because of this pericardial effusion, what happens to heart है, the heart will start showing a swinging movement, which creates an electrical electronance. Electronance cause करेगा because of the swinging movement of heart. So electrical electronance is caused because of the swinging of the heart, जिसकी वजह से जो amplitude होगा R का, that will be different in the same chart. See, you can see. Let's analyze this chart. If suppose a patient comes with this type of electrograph ECG, then आपको देखो ये R यहाँ तक है, ये R यहीं तक है, फिर ये R थोड़ा सा यहाँ है, फिर ये R कम है। So जो हार्ट है उसमें जब यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाएगा, भर जाएगा पेरिकार्डियम में, ठीक है? तो इस हार्ट में क्या होगा, स्विंगिंग मूवमेंट होगा। इस स्विंगिंग मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल जो आप लीड्स लगाए हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल्स ऑल्टरनेंस आने लगेंगे और इस इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस की वजह से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है दे आर गोइंग टू वेरी इन द हाइट, देयर एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। राइट? नाउ नेक्स्ट, in the ECG there is a progression of R wave from V to V6. Next topic we are, ठीक है? तो ECG में हमारे पास क्या होता है, जो V1 से लेके V6 तक प्रोग्रेशन है वो बढ़ता रहता है, प्रोग्रेशन होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है? देयर इज अ प्रोग्रेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंडल ब्लॉक ब्रांच। बंडल ब्लॉक ब्रांच में दो टाइप होते हैं, एक राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच और एक होता है लेफ्ट बंडल ब्लॉक ब्रांच। राइट एंड द लेफ्ट बंडल ब्लॉक ब्रांच। Now the right one is physiological while the left one is pathological. See, the right bundle block सॉरी द राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच जो है उसमें क्या होता है कि बंडल ऑफ हिज है, ठीक है? ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट वेसिकल में जा रहा है, बट राइट वाला जो बंडल है, जो राइट वेसिकल है वो ब्लॉक हो गया है। अब ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, इम्पल्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल एट नॉर्मल स्पीड, इट विल स्लो डाउन एंड देयर विल बी अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, राइट? जब भी आप राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच पढ़ो ना, इसमें आप मार्श मेलो याद करो। मार्श मेलो में एम से स्टार्ट हो रहा है एंड मेलो का डब्ल्यू। तो अब ये ग्राफ के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? मार्शमैलो। सो इसमें क्या होता है, राइट बंडल ब्लॉक में क्या है, राइट वाला जो बंडल है फिजिकल है उसमें ब्लॉकेज आ रहा है। इस ब्लॉकेज की वजह से जो ग्राफ है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बोला, देखो सेम V1 जो है उसमें आपको सबसे में यहाँ पे दिखेगा M, दिस M, M, M। क्यों दिख रहा है M? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आराम से, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया। नो नीड टू टेंशन, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सोचो क्यों। सेम, देखो ये बंडल ऑफ हिस्से जब आता है ना इम्पल्स राइट और लेफ्ट में, ठीक है? अब राइट में जा नहीं रहा है, राइट में जाने में स्लोनेस आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इम्पल्स में। अब यहाँ पे इस सब की वजह से जो आर वेव है ना उसमें डिफरेंस होगा थोड़ा। कैसे? इम्पल्स विल नॉट ट्रैवल एट द नॉर्मल स्पीड, इट विल स्लो डाउन एंड देयर विल बी अ ब्रॉड क्यूआरएस। ये नॉर्मल है। V1 और V2 में आपको एम शेप का पैटर्न दिखेगा, V5 और V6 में डब्ल्यू शेप का पैटर्न दिखेगा। अब यहाँ पे जो राइट बंडल ब्लॉक है, राइट वाला तो बंडल ब्लॉक है लेकिन लेफ्ट वाले में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट वाले में डिले हो रहा है।
तो जो ये राइट वाले में डिले हो रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में जाने में जो डिले हो रहा है, उसकी वजह से 2 आर वेव प्रोड्यूस होंगे और 2 आर वेव जो प्रोड्यूस होंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको आरएसआर पैटर्न, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो ये एक आर वेव है और एक दूसरा आर वेव है, ठीक है? क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट में तो आराम से जा रहा है, बट राइट में आराम से नहीं जा पा रहा है, स्लो हो गया है स्पीड, ठीक है? तो इसमें मेनली हम लोग को ये चीज़ देखना है, जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिले, तो उसमें यही चीज़ आपको देखना है कि सबसे पहले जो V1 है आपका, V1 में आपको ये एन शेप दिखेगा, ठीक है? दूसरी बात ये आरएसआर का पैटर्न दिखेगा और जो V6 है इसमें आपको क्या दिखेगा? डब्ल्यू शेप का पैटर्न दिखेगा या बोलो आप एसटी डिप्रेशन, डब्ल्यू शेप का पैटर्न दिख रहा है। देखो वर्ड्स देखो, डब्ल्यू दिख रहा है क्या? ठीक है? और यहाँ पे ये एम तो दिख ही रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो ये हुआ। अब ये राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच जो है, किस वजह से होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। देन रोमैटिक हार्ट डिसीज में भी आपको राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच मिलेगा, मिट्रल स्टेनोसिस होगा, बैक फ्लो प्रेशर बढ़ेगा एंड राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आएगा और राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट बंडल ब्लॉक ब्रांच में क्या होता है? पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है तो बहुत डेंजरस है। इसमें उल्टा होता है, उसमें आपको V1 V2 में एम शेप दिख रहा था और V5 और V6 में आपको W दिख रहा था। इसमें ऑपोजिट है, इसमें V1 V2 में आपको W दिखेगा और V5 और V6 में आपको M दिखेगा, ठीक है? सो पल्मोनरी एडेमा कॉज करता है लेफ्ट वाला एंड इट विल लीड टू डेथ, हेंस इट इज वेरी डेंजरस एंड पैथोलॉजिकल एज वेल। इसमें क्यू वेव इज एब्सेंट। इस वाले को आपने याद किया था मार्श मेलो से, इसको आप याद करोगे वॉर्म से, पहले डब्ल्यू फिर एम, ठीक है? इसमें क्यू भी एब्सेंट होगा। सो देखो सबसे पहले तो इसमें डब्ल्यू आ रहा है, दिख रहा है डब्ल्यू बच्चा? आर यू एबल टू सी डब्ल्यू? और जो V6 है इसमें M आ रहा है, राइट? दिस M, तो ये आपका हो गया लेफ्ट। लेफ्ट एंड राइट का क्वेश्चन आता है अक्सर, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है? नाउ कम्स द एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन में क्या होता है? ये एक ग्राफ है जिसमें हम लोग यहाँ पे लीड 1 लगाते हैं और यहाँ पे AVF लगाते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस लीड 1 के लिए एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। Now come, x-axis is formed by lead 1 and y-axis is formed by AVF. Normal axis of heart comes between minus 30 degree to 90 degree. Normal ECG deviation is calculated by RS is lead 1 and lead AVF. तो normal ECG का axis deviation लोग कैसे calculate करते हैं? lead 1 और AVF से। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छा है। एक्सिस डेविएशन में पहले बात तो ये ग्राफ रहता है जिसमें लीड 1 लेते हैं, AVF लेते हैं, नॉर्मल ECG हम लोग AC से करते हैं और जो नॉर्मल हार्ट आता है ना ECG को इस यहाँ पे आता है -30 से +90 के बीच में ही आएगा हमेशा, ठीक है? अब इसको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, गो विद द फ्लो, ठीक है? तो नॉर्मल ECG में हमारा हमेशा जो लीड 1 है वो पॉजिटिव रहेगा और लीड 2 हमारा पॉजिटिव रहेगा और जो वेक्टर आएगा -30 से +90 के बीच में आएगा। तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पढ़ने में मुझे खुद बहुत मजा आया था एंड होप सो कि सबको बहुत मजा आएगा, ठीक है? सो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में ये होता है, हमने क्या देखना है? लीड 1 को देखना है, हमने क्या देखना है? लीड AVF को देखना है। सो लीड 1 में देखो, हमें किस किस क्या चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है? इसको। यहाँ पे अब हम देखो, सबसे अच्छी चीज़, लेट मी शो यू क्लियर, ये है, यहाँ पे कुछ भी डाउनवर्ड है ही नहीं, नो डाउनवर्ड। सो अब जब डाउनवर्ड नहीं है, तो मतलब जब आप यहाँ पे ये Q, ये है R, ये है S, तो R माइनस S क्या आ रहा है? कोई बताओ R माइनस S क्या आ रहा है? पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है? और AVF में देखो, ये देखो QRS, यहाँ पे R माइनस S क्या आ रहा है? यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में जो लीड 1 है उसका क्या आया? पॉजिटिव और AVF का क्या है? नेगेटिव। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, लीड 1 में क्या है? पॉजिटिव, तो ये वाली लाइन पॉजिटिव, AVF का क्या है? नेगेटिव, तो ये वाली लाइन, तो ये हो गया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। नाउ राइट एक्सिस डेविएशन पे आओ, देखो राइट एक्सिस डेविएशन में यहाँ पे जब हम लोग ने किया, ठीक है, QRS, R माइनस S क्या आया? नेगेटिव आया। अब AVF का देखते हैं, AVF वेयर इज, दिस इज QRS, R माइनस S क्या आया यहाँ पे? पॉजिटिव आया। अब क्योंकि पॉजिटिव आया है ये वाला नेगेटिव आया, ये वाला पॉजिटिव आया है, सो लीड 1 वाला नेगेटिव, ये वाला
ये वाला पॉज़िटिव, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन हो गया, ठीक है? नाउ एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, एक्सिस डेविएशन कहाँ पे आएगा? तो इसके लिए ग्राफ है एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन का, ठीक है? ये आर है, ये एस है, तो आर बड़ा है, एस छोटा है, बट ये आर नेगेटिव में है, राइट? आर नेगेटिव में है तो माइनस आर, माइनस में प्लस एस है, तो इट विल कम माइनस। एंड एवीएफ का क्या है कि ये भी नेगेटिव में है बट एस छोटा है, सो माइनस आर माइनस प्लस में एस which also comes negative, both negative comes, so when both negative comes the graph is somewhat here, so ये अब जो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है ये मेनली आपको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखने को मिलता है। तो ये था जो मैं आपको ऊपर में समझा रही थी। नॉर्मल एक्सिस यहाँ पे आता है -32 प्लस 90 के बीच में, या +60 ले लो आप, लीड 2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय AVL एंड राइट एक्सिस डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड लीड एंड एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बाय AV। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड, एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो ये मैंने पूरा आपको समझाया है, काफ़ी लंबा लेक्चर था। सो इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उस टॉपिक को एक और बार समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड पूरा वीडियो देखिएगा एंड डू शेयर इट आल्सो टू ऑल योर फ्रेंड्स जो भी अ, आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं या जूनियर्स हैं। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।